ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत आज सुनिए स्वास्थ्य क्षेत्र और कोविड टीकाकरण के लिए बजट में किए गए प्रावधानों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं भारतीय जन स्वास्थ्य प्रतिष्ठान के अध्यक्ष डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी और आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। डॉक्टर रेड्डी अपनी चर्चा शुरू करेंगे। वित्त मंत्री ने आत्मनिर्भर भारत पर केंद्रित देश का पहला डिजिटल केंद्रीय बजट पेश किया है। इस बजट में स्वास्थ्य सेवाओं यानी हेल्थ सेक्टर की अगर हम बात करें तो उसके लिए 137% की बढ़ोतरी की गई है। स्वास्थ्य बजट को 94,452 करोड़ रुपए से बढ़ाकर इसे 2,23,846 करोड़ रुपए किया गया है। और यहाँ पर खास बात यह है कि अकेले वैक्सीन के लिए ही 35,000 करोड़ रुपए तय किए गए हैं। और वित्त मंत्री ने ये भी कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो इसके लिए और फंड दिया जाएगा। आप इस पर क्या कहेंगे? ये बहुत अच्छी बात है कि स्वास्थ्य के बारे में काफी विस्तार से उन्होंने बताया कि केवल बीमारी का इलाज ही स्वास्थ्य नहीं होता, बीमारी का रोकथाम भी होना चाहिए और स्वास्थ्य को भी बढ़ावा देना चाहिए ताकि कोई भी अपनी जिंदगी में पूर्णतः स्वस्थ रहे और बीमारी से बच के रहें। तो ये सारी सेवाएं को मिला के उन्होंने कहा कि हमें हेल्थ एंड वेलनेस की ओर ध्यान देनी चाहिए और उसी के लिए बजट में प्रावधान भी है। और इस केंद्रीय बजट में आम आदमी के लिए या यूं कहें कि सभी के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं और सेवाएं पहुंचाने के लिए क्या कुछ प्रावधान किया गया है? उन्होंने ये कहा है कि पहली बात कि हमारे जो अभी स्कीम चल रहे हैं आयुष्मान भारत के अंतर्गत नेशनल हेल्थ मिशन और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, वो तो चालू रहेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि एक नया स्कीम भी बनेगा जो प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना कहा जाएगा और उसके अंतर्गत खास करके इस प्रकार के संक्रमित बीमारियां जो अभी हम देख रहे हैं कि कोरोना के समय पे उनके रोकथाम के लिए, जल्दी पहचान के लिए और जल्द से जल्दी उनको नियंत्रण में लाने के लिए किस प्रकार के सुविधाएं होनी चाहिए और हमारे स्वास्थ्य व्यवस्था में जिस प्रकार के शक्ति होनी चाहिए उसके लिए कई सारे प्रबंध किए गए हैं। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के लिए 64,180 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इस योजना का लाभ आम आदमी को कैसे मिलेगा? उन्होंने कहा है कि ग्रामीण इलाके में भी और शहरी इलाके में भी प्राथमिक सेवाओं को, खास करके जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स जो हैं, उनको काफी सबल बनाएंगे। और दूसरा, क्रिटिकल केयर के लिए हर जिले में प्रबंध किया जाएगा। पब्लिक हेल्थ सेंटर्स भी बनाए जाएंगे हर जिले स्तर पे, हर ब्लॉक स्तर पे। लैबोरेटरीज भी बढ़ाए जाएंगे और नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल जो है, वो जो केंद्र में भी है और उसके 5 क्षेत्रीय ऑफिसेस भी हैं, रीजनल सेंटर्स, उन सबको काफी सुदृढ़ बनाया जाएगा ताकि इस प्रकार के संक्रमित बीमारियां जो है हमें छू न सकें। अगर देश के अंदर प्रवेश भी किया तो फिर उसको जल्द से जल्दी नियंत्रण में ला सके। और बजट में जैसा कि वित्त मंत्री जी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के 6 स्तंभों में से एक स्वास्थ्य और सेहत है। स्वदेशी न्यूमोकॉकल वैक्सीन को अब सभी राज्यों में पहुंचाया जाएगा क्योंकि इससे करीब 50,000 से भी ज्यादा मासूमों को मौत से बचाया जा सकता है। तो क्या कुछ ये व्यवस्था होगी? ये वैक्सीन पहुंचाने के लिए अभी तो जो काफी प्रबंध किए गए हैं और इसके अलावा 35,000 करोड़ रुपयों का इंतजाम किया गया है वैक्सीन को उपलब्ध कराने के लिए और जिनको भी आवश्यकता है उनको पहुंचाने के लिए। और वित्त मंत्री जी ने ये भी कहा है कि अगर आवश्यकता हो तो और भी पैसे इसके लिए जुटाए जाएंगे। और डॉक्टर रेड्डी, वित्त मंत्री ने इस बजट में स्वास्थ्य के लिए 3 क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया है जिनमें रोकथाम की बात की है, उपचार की बात की है और देखभाल प्रमुख हैं। और इसमें हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर महत्वपूर्ण वृद्धि की गई है और स्वास्थ्य संस्थानों में खर्च में वृद्धि के साथ उन्हें और धन उपलब्ध कराया जाएगा। यहाँ पे बात हेल्थ इंस्टीट्यूशंस की हो रही है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की हो रही है। आप इसे कैसे देखते हैं और लोगों को इसका फायदा कैसे मिलेगा? ये बिल्कुल आवश्यक है क्योंकि खास करके ये कोरोना के समय ये देखा गया जिस हद तक सेवाएं पहुंचनी चाहिए वो ज्यादातर पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट सरकारी अस्पतालों द्वारा ही पहुंचाए जा रहे हैं। तो इसलिए एक ग्रामीण हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर से लेके शहरी इलाके में भी जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर या हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है उधर से लेके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के स्तर तक और मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल के स्तर तक जिस प्रकार के सरकारी अस्पतालों को मजबूत बनाना चाहिए और उनको वृद्धि भी होनी चाहिए कई सारे राज्यों में, तो उन सारे चीजों के लिए ये बजट में कुछ प्रबंध किए गए हैं। और अगर हम
उसके साथ साथ ये भी देख लें कि बीमारी के रोकथाम के लिए खास करके स्वस्थ जल, वायु जिनमें प्रदूषण न हो, और जो अभी योजना चल रहा है स्वच्छता अभियान, तो उसके लिए भी जो पैसे जुटाए जा रहे हैं, ये सारे चीजों द्वारा एक तो पूरा जीवन में बीमारी से बच के रह सकते हैं और एक स्वस्थ जीवन बिता सकते हैं। ये सारे चीजों के लिए उन्होंने प्रबंध किया है। और डॉक्टर रेड्डी, अगर हम देश में चल रहे दुनिया के सबसे बड़े कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम की बात करें तो अब ये आंकड़ा 40 लाख के आसपास पहुंचने वाला है। कितना बड़ा अचीवमेंट मानते हैं आप इसे, और विश्व के सबसे बड़े वैक्सीनेशन प्रोग्राम के बारे में आप क्या कुछ कहेंगे? हमारे यहाँ जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है अब तक बाकी देशों के मुकाबले में सबसे तेज चल रहा है और कई सारे लोगों के पास पहुंच रहा है, खास करके क्योंकि अभी जो एसेंशियल वर्कर्स हैं, खास करके स्वास्थ्य क्षेत्र में जो काम करते हैं, तो उनको पहले प्राधान्यता दी जा रही है। उसके बाद में दूसरे एसेंशियल सर्विसेज के लोगों को भी प्राधान्यता दी जाएगी। मगर जिस गति से चल रही है ये, अगर आप यूरोप में या अमेरिका में उन कार्यक्रमों के मुकाबले में देखें तो हमारे यहाँ काफी सफल रूप से चल रहा है, कई सारे लोगों तक पहुंच चुका है अभी। और डॉक्टर रेड्डी, अगर हम देखें तो इस समय देश में कोविड के नए मरीजों की संख्या में लगातार कमी आ रही है और ये दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं। आप मौजूदा स्थिति को किस तरीके से देखते हैं? ये तो साफ नजर आ रहा है कि केसेस की संख्या में भी काफी कमी हुई है और मृत्यु खास करके काफी कम हो गए हैं, और जो टेस्टिंग हो रही है काफी विस्तार से, उनमें भी टेस्ट पॉजिटिविटी रेट जो जिसमें कि किसी बीमारी का इन्फेक्शन का लक्षण नजर आते हैं, वो पॉजिटिविटी रेट भी काफी कम हो गया है। अस्पतालों में भी कोविड के केसेस का भर्ती भी काफी कम हो गया है। ये 4 चीजों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि कोविड काफी हद तक नियंत्रण में आ चुका है। कुछ जिलों में और कुछ राज्यों में अभी तक कोविड जारी है, वहां पे भी शायद जल्द ही नियंत्रण में आ जाएगा। अगर पूरा देश के बारे में सोचें तो ये साफ जाहिर है कि कोविड काफी काबू में आ गया है। जी डॉक्टर रेड्डी, बहुत सारे कार्यक्रम के माध्यम से आम लोगों को जागरूक करने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो जगह जगह पान तंबाकू खाकर थूकते हैं या धूम्रपान करते हैं और साथ में भी मास्क भी नहीं लगाते। तो ऐसे लोगों से आप क्या कहेंगे? देखिए, अपने लापरवाही से खुद को भी नुकसान हो सकता है, औरों को भी नुकसान हो सकता है। खास करके हमारे परिवार के सदस्य या हमारे साथ जो काम करते हैं वो साथी या हमारे मित्र, उनमें किसी को भी अगर घातक बीमारी हो जाए और मृत्यु हो जाए तो वो बड़ी दुख की बात होगी। तो लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं। तो अपने लिए भी और औरों के लिए भी इस प्रकार के सावधान बरतना बिल्कुल आवश्यक है। डॉक्टर रेड्डी, आम लोगों तक कोविड-19 वैक्सीन कब तक उपलब्ध हो जाएगी? सरकार ने ये तय किया है कि पहले जो आवश्यक काम करते हैं, या तो स्वास्थ्य क्षेत्र में या दूसरे ऐसे क्षेत्रों में जहां पे सिक्योरिटी सर्विसेज हैं, हमारे रक्षा बल जो हैं, या जो म्युनिसिपल वर्कर्स हैं, या जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में लोगों को रेल में या हवाई जहाज में पहुंचाते हैं, इस प्रकार के कर्मचारियों को प्राधान्यता दी जानी चाहिए। उसके बाद में ऐसे लोगों को प्राधान्यता दी जानी चाहिए जिनको ज्यादा उम्र होने के वजह से या कुछ बीमारी होने के कारण से ज्यादा खतरा होता है कोविड के बीमारी का। तो उनके बाद में जनरल पब्लिक का टर्न आएगा। तो कहना मुश्किल है कि अगले 2-3 महीने में ये सारे जो हम प्रायोरिटी ग्रुप्स कहते हैं, जिनके लिए प्राधान्यता दी जाएगी, उन सबको ये वैक्सीन लग जाएगा या नहीं। क्योंकि वैक्सीन और भी आ रहे हैं, हमारे देश में भी बन रहे हैं नए वैक्सीन, और जिनका प्रयोग हम शायद 2-3 महीने के बाद में कर सकते हैं, क्योंकि उनके ट्रायल्स का नतीजे भी अभी आ रहे हैं। हो सकता है कि मई के महीने तक हमारे पास 4 या 5 वैक्सीन उपलब्ध हो, तब ज्यादा मात्रा में सबको पहुंचाने की कोशिश की जा सकती। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे स्वास्थ्य क्षेत्र और कोविड टीकाकरण के लिए बजट में किए गए प्रावधानों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे भारतीय जन स्वास्थ्य प्रतिष्ठान के अध्यक्ष डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी और आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।